हेलो दोस्तों, तो कैसे सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे विलयन की सांद्रता और दूसरा देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, उसके बाद देखेंगे आयतन प्रतिशतता, उसके बाद देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए यहाँ पे विलयन की जो सांद्रता है उसकी परिभाषा को आप यदि याद रखेंगे या फिर इसकी परिभाषा को यदि आप समझ लेंगे तो आपको द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तीनों की परिभाषा और फॉर्मूला बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान प्रतिशतता आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं। यदि नहीं पूछेगा तो अब पर भी इसका जो फॉर्मूला है वह न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। तो आप आशा करते हैं कि आप इसके जो फॉर्मूला होगा उसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले लिखे हैं कि जो विलयन की सांद्रता में लिखे हैं विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलयन की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे समझो कोई विलयन है। ठीक है, कोई विलयन यानी कि कोई भी विलयन है उसके आयतन में, ठीक है, उसके आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम बस छोटा सा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए इसमें क्या है भैया, विलयन। ठीक है, विलयन। ठीक है, इसमें जो विलयन है वह प्रति इकाई आयतन में, ठीक है याद रखिएगा, कोई भी विलयन प्रति इकाई आयतन में जो विलय की मात्रा है, जो इसमें विलय घूर रहा है, ठीक है, जो इसमें विलय पदार्थ घूर रहा है, ठीक है, उसमें जो मात्रा है, उसकी जो मात्रा है उसी को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिएगा कि देखिए जो विलयन है, ठीक है, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की या फिर विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम अब इसमें देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, शॉर्ट में लिख दिए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत, आप इसे द्रव्यमान प्रतिशतता भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझते हैं, सेम वही परिभाषा। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी विलयन के 100 ग्राम, इसमें क्या बोला है कि प्रति इकाई आयतन, मगर इसमें क्या बोला है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ठीक है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, फिर द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो विलयन है, ठीक है, जो विलयन है वह 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, कोई 100 ग्राम में उपस्थित, मतलब समझिएगा कि जो विलयन है उसके 100 ग्राम में, जैसे कोई भी विलयन है उसके 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, 100 ग्राम में उपस्थित जो विलय की ग्राम में मात्रा है, क्या बोला है, जो विलय की ग्राम में मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। समझिएगा, जैसे देखिए हम कोई भी विलयन है, ठीक है, कोई भी विलयन है उसमें 100 ग्राम हो, ठीक है, 100 ग्राम, जैसे समझिएगा कि कोई तेल है, ठीक है, तेल है तो उसके 100 ग्राम में, ठीक है, कोई तेल है 1 लीटर तेल है, यानी कि उसके 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम हमने तेल ले लिया, फिर उसमें उपस्थित जो विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होगी, जो विलय जो होगा उसमें जो घुला होगा उसकी भी ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम जब इस वीडियो को अंत करेंगे तो एक बार फिर से हम इसका रिवाइज करा देंगे, तब तक भी आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसके जो फॉर्मूला बनेंगे यानी सूत्र, तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत में हम लिखेंगे फॉर्मूला, समझिएगा, फॉर्मूला से परिभाषा कैसे बनाए और परिभाषा से फॉर्मूला कैसे बनाए, इसको समझिएगा। लिखेंगे कि जो पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे विलय पदार्थ या फिर पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का भार, ठीक है, पदार्थ का भार बटा, उसके बाद हम लिखेंगे विलयन के ग्राम में पूछा है ना, तो हम लिखेंगे विलयन, ठीक है, विलयन का भार। अब इसमें क्या बोला है, विलय का ग्राम में मात्रा, ठीक है, ग्राम में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ग्राम में मात्रा, यानी कि यहाँ पे होगा यह जीएम, ठीक है, ग्राम, और यहाँ पे भी होगा ग्राम। क्यों होगा भैया ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में बोला है, 100 ग्राम में बोला है तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिख दिया और यहाँ पे हम गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे फॉर्मूला। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा पहले का फॉर्मूला, अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। लैंग्वेज यानी कि देखिए बोला है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के जो ग्राम में मात्रा होगा उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब इसकी जस्ट अपोजिट समझिए, एक प्रकार से इसका उल्टा है। इसमें क्या बोलेगा कि किसी विलयन के, किसी, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी विलयन के 100 ml, 100 ml, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, ग्राम बोला था, यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे बोला ml। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में मात्रा, ठीक है, ml में मात्रा घुली हो तो उसे हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो विलयन पदार्थ है वह ग्राम में पूछा था और विलय पदार्थ भी ग्राम में पूछा था, लेकिन इसमें क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम ml में पूछा है और जो विलय पदार्थ है वह भी ml में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए अब इसके जो फॉर्मूला है दूसरा है ना, फॉर्मूला हम लिखेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है, या फिर प्रतिशतता। अब देखिए इसके जो फॉर्मूला है आप उसको भी कैसे बनाएंगे, बोला है विलय पदार्थ की ml मतलब, तो हम लिखेंगे विलय, ठीक है, विलय का आयतन, ठीक है, किसमें भैया, ml में, तो हम लिख देंगे ml में, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद बटा लगा देंगे। उसके बाद समझिएगा, बोला है कि विलयन के ml बोला है यानी कि 100 ml ना, देखिए लिखेंगे विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन किसमें भैया, ml में, ml लिख देंगे। उसके बाद हम पूरे 100 लगा देंगे, क्यों लगाएंगे भैया, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इसका जो फॉर्मूला इसका और इसका, ये दोनों का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए इसमें क्या बोला है कि जो विलयन होगा, जो भी, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता में बोला है कि जो विलयन होगा, ठीक है, जो विलयन होगा उसमें क्या होगा भैया कि विलयन ग्राम में होगा, ठीक है, और विलय भी जो होगा वह ग्राम में होगा। और वहीं हम देखते हैं कि जो आयतन प्रतिशतता में है उसमें क्या बोला है कि जो विलयन होगा वह ml में होगा और जो यहाँ पे लिखे हैं विलय जो हो रहा ml में होगा। अब देखिए अब कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें ग्राम में, इसमें ग्राम में, इसमें ml में, इसमें ml में, और जहाँ पे ग्राम में और ml में दोनों की बात करें वहाँ पर हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को समझिएगा। देखिए इसमें बोला है किसी विलयन के 100 ml, अब इसमें क्या बोला है कि भैया विलयन किसमें होना चाहिए, 100 ml, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विलयन बोला है किसी विलयन के 100 ml, ठीक है, 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होगा। देखिए हाँ लिखा है ना, ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसके नीचे इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे तो आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है दूसरे नंबर का फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी तीसरे नंबर का फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं। मार्कर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मार्कर हमारा हो जाता है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि नीचे आप सभी को दिखेगा नहीं। तो हाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विलयन का भार, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, या फिर प्रतिशतता, लिखेंगे विलयन का भार, ठीक है, सॉरी विलय का भार, अब बटा लिखेंगे विलयन का आयतन क्योंकि ml में है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विलयन का आयतन। देखिए यहाँ पे जो विलय है, ठीक है, यहाँ पे जो विलय है वह किस पे पूछा है, ग्राम में पूछा है, इसीलिए हम भार लगा दिए, ठीक है, और जो यहाँ पे विलयन है वह ml में है यानी कि आयतन, तो हमारा जो होगा यह ml में होगा, ठीक है, और यह जो होगा ग्राम में होगा, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। आप सभी को देखिए कलर चेंज कर दिए, इसकी वजह से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं भैया, एक्स्ट्रा कुछ ड्राफ्टिंग कर देते हैं जिससे अच्छा लगे और आप सभी को समझ में आए। ये रहा तीसरे नंबर का और ये रहा हमारा दूसरे नंबर का और ये रहा, सॉरी ये रहा पहले और यह दूसरे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ अब देखिए कि जो हमने बताया कि अंतिम में हम इसका रिवीजन कराएंगे, यानी कि समझिएगा जब हमारा विलयन, ठीक है, जब हमारा विलयन ग्राम में बात करें, ठीक है, और विलय भी ग्राम में बात करें तो हमारा होगा यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, शॉर्ट में समझिएगा।
आयतन प्रतिशत जब हमारा जहाँ पे विलयन जो है ml में हो और जो विलय भी हो वह भी ml में हो, उसे कहते हैं आयतन प्रतिशतता। अब देखिए, अब यहाँ पे ना देखकर यहाँ पे देखिए, जब हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता उसे कहते हैं जब हमारा विलय की मान हो, जो हमारा विलय किसमें हो भैया, भार, यानी कि भार मतलब कि यहाँ पे लिखे हैं ग्राम, ठीक है, भार मतलब ग्राम, ठीक है, विलय का भार ग्राम में हो, ठीक है, और जो विलयन का आयतन है वह ml में हो, 100 ml, यहाँ पे 100 लिखा है ना, गुणे 100, इसको ध्यान रखिएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है, मोल प्रभाज और मोल अंश ये क्या है, 2 नंबर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है मोल प्रभाज कहिए, ठीक है, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, ठीक है, एक ही बात है। लिखा है बिलियन में, ठीक है, बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, विलयन जो है कोई भी विलयन है उसमें किसी एक घटक का, ठीक है, लिखा है विलयन में किसी घटक का, ठीक है, कोई भी घटक है, एक कोई घटक है, ठीक है, उसका मोल प्रभाज, जो उसका मोल प्रभाज है उसके मोलों की संख्या, ठीक है, उसमें जो उसकी मोलों की संख्या तथा उसमें कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है, उसे हम मोल अंश कहते हैं, आप मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, किसी घटक का मोल प्रभाज तथा उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, ठीक है, तथा कुल मोलों की संख्या को हम मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है, उसे हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। देखिए अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से विकर, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें जैसे कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, इसमें हम क्या कर लेते हैं भैया, कोई ए है घटक और घटक कोई क्या है बी, कोई घटक ए है और कोई घटक बी है, 2 घटक है, ठीक है, 2 घटक है, तो हम लिखेंगे घटक ए घटक का, ठीक है, ए घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए इसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज को हम कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे किया ए घटक, ठीक है, कोई विलयन है उसमें घटक ए और घटक बी है, तो हम पहले घटक का लेते हैं घटक ए का मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज, तो हम लिखेंगे इसे हम क्या मोल प्रभाज को निकाल रहे हैं, यानी कि एक्स ए, ठीक है, एक्स ए, क्योंकि इसको हम एक्स से दर्शाते हैं, एक्स ए बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें क्या बोला है, उसके बाद बोला है मोलों की संख्या, यहाँ पे बोला मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या है भैया, हमारा एक्स है, यानी कि हमारा यहाँ हो जाएगा एन ए, ठीक है, एन ए, उसके बाद बटा लगा, उसके बाद बोला है देखिए मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या हम ए निकाल रहे हैं, यानी कि एन ए हो गया, उसके बाद बोला है कुल मोलों की संख्या, मतलब ये जो विलयन है उसमें कितने घटक हैं, तो हम लिखेंगे एन ए प्लस में एन बी, 2 ही घटक है, तो हम लिखेंगे एन ए और एन बी ई, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे भैया, घटक बी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है, अब फिर समझेंगे, हमको वी घटक का निकालना है, यानी कि एक्स बी, ठीक है, उसके बाद बराबर हो गया, उसके बाद बोला है कि जो मोल प्रभाज है, मतलब किसी घटक, मान लीजिए कोई घटक का मोल प्रभाज है, मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या है वह बी, यानी कि एन बी, जो भी मोलों की संख्या है उसको निकाल रहे हैं, उसके हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है तथा कुल मोलों की संख्या, इसमें कौन कौन से, ए और बी, 2 ही है घटक, तो हम लिखेंगे कि एन बी प्लस में एन बी और एन ए, आप इसे इस साइड भी लिख सकते हैं, अभी इसे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डिलीट करते हैं एन ए, ठीक है, एन ए, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एन बी, ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है, एन बी, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया ये 2। अब देखिए एक और होता है कि जो इन लोगों का हुआ होता है जैसे देखिए हमारा पे यहाँ पे इन दोनों के जो जैसे मान लीजिए भाग देते हैं, यानी कि तो हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है, बराबर में 1 होता है, यही हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके जो इसको बस समझ लीजिएगा कि क्या है, कैसे यह मतलब
किस फॉर्मूला है और इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, ये फॉर्मूला में बोल क्या रहा है। जैसे आप एक्स ए बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हमारा हो जाता है क्या, 1। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। एक तरह हेनरी के नियम को हम इसी के लैंग्वेज में समझेंगे और एक तरह क्या करेंगे, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इसको लिखा है कि इस नियमानुसार, यानी कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हेनरी के नियम है, हेनरी के नियम को हमने अभी पढ़ दिया मगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ठीक है, हम अभी बताते हैं कि हेनरी का नियम कहना क्या चाहते हैं। फिर से पढ़िएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, वही हेनरी का नियम होता है। एक हम फिगर बनाते हैं, आप फिगर पर नहीं ध्यान देंगे कि फिगर कैसा बना है, क्योंकि हमको ड्राइंग नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारा हो गया फिगर। ठीक है, ये हो गया बर्तन के, ये बीकर भी है जो मन सो गई है। ठीक है, हमारे इसको बस समझ लीजिए। इसमें हम क्या हो गया, ये हमारा जल हो गया, जल यानी द्रव। ठीक है, द्रव ये हो गया हमारा, क्या हो गया भैया, जल हो गया यानी द्रव हो गया। अब इसमें हम जो मिला रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या मिला रहे हैं भैया, गैस मिला रहे हैं। ठीक है, क्या, गैस, गैस को मिला रहे हैं। गैस में कोई गैस हो सकता है, O2 गैस हो सकता है, CO2 गैस होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी गैस हो उसको हम मिला रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम O2 गैस में मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं भैया, O2 गैस को मिला रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जल है, इसमें जल भरा है और ऊपर हम क्या मिला रहे भैया, और गैस मिला रहे हैं, चाहे कोई भी गैस। यहाँ पे लिखा है किसी गैस को, जो मन सो गैस यहाँ पे मिला सकते हैं। हाँ, फिर एक बात लिखा है, एक बात और ध्यान रखिए, स्थिर ताप पर जो भी हम कार्य करेंगे स्थिर ताप पर करेंगे, इसको आप याद रखिएगा। स्थिर ताप पर हम जो भी जितने भी कार्य करेंगे स्थिर। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे कि अब फिगर बना दिया। अब बहुत सारे लोग तो वीडियो छोड़कर भी चले हुए हैं। ठीक है, जो लोग बने हैं उसको हेनरी का नियम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए हेनरी का नियम कहता है कि देखिए इस नियमानुसार, यानी कि हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर कोई भी कार्य करेंगे स्थिर ताप पर करेंगे। उसके बाद देखिए, आप तो समझ गए कि हेनरी का नियम स्थिर ताप पर ही लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद बोला है किसी गैस की द्रव में विलेयता, बोला है जो किसी गैस है उसमें द्रव की विलेयता। अब यही लोग फंस जाते हैं, विलेयता, आप समझिएगा, जो स्थिर ताप पर देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की, ठीक है, किसी गैस की द्रव में मिलना। ठीक है, ये स्थिर ताप पर गैस की द्रव में मिलना। ठीक है, द्रव में मिलना। ठीक है, यानी कि गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में मिलना। अब हम जैसे हम बोलते हैं ना मिलना, तो इसी में बोलता है कि गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, विलेयता यहाँ पे बोलता है, ये नहीं मिलता है कि मिलना नहीं, विलेयता। ठीक है, हम बस समझाने के लिए बोले हैं कि गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, हम बोले हैं गैस की द्रव में मिलना, उसे हम जो गैस के दाब के समानुपाती होता है। आप समझिएगा, आम बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे स्थिर ताप पर। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस की जो गैस है ना, गैस द्रव में मिलता है। ठीक है, गैस को द्रव में मिलाने पर, ठीक है, यदि गैस को द्रव में मिलाते हैं तो गैस के समानुपाती, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती। अब दाब समझ में नहीं आया होगा कि दाब क्या कहते हैं, आप समझिएगा। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, अब ये दो लोग हैं, इन दोनों को मिलाना है, मिलाने के लिए कोई दबाव बनाना होता है। ठीक है, दबाव तो बनाना होता है, तो ये जो गैस है ना वह द्रव में मिलना नहीं चाहता है, तो हम इस पे क्या लग कराते हैं, दबाव, यानी कि दाब लगाते हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो किसी गैस है, ठीक है, किसी छोड़ दीजिए, किसी को मत याद रखिए, किसी क्या होता है, अब बस याद रखिए क्या, गैस है, गैस को द्रव में मिलाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, उस पर से दाब लगाते हैं, क्योंकि गैस जो है वह द्रव में मिलना नहीं चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गैस को जब द्रव में मिलाते हैं, ठीक है, गैस को द्रव में मिलाते हैं तो एक दाब लगाते हैं। ठीक है, गैस को जब द्रव में मिलाते हैं तो एक दाब लगाते हैं, गैस को द्रव में मिलाते हैं दाब लगा देते हैं, ले भैया, तो ये क्या करते हैं कि आपस में मिल जाते हैं, तो इसी को लिखा है गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, जब हम दाब लगाकर दोनों को मिलाते हैं तो मिल जाता है। उसके बाद जो दाब लगा है ना, तो वह उसी को बोला है कि गैस की दाब के समानुपाती होता है,
यही लिखा है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिएगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, फिर समझिएगा। देखिए, गैस की द्रव में मिलता है, यानी गैस को जब हम द्रव में मिलाते हैं तो वह मिलता नहीं है, और हम क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। जब दाब लगाते हैं तो वह आपस में मिल जाते हैं, यानी कि गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता। अब जब दाब लग जाता था उसके आगे हम लिख देंगे गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है, क्योंकि हम दाब लगाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ में आ गया। यहाँ पे फिर से यहाँ से समझिएगा कि स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, यही होता है हेनरी का नियम। अब समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे एम समानुपाती पी, ठीक है, एम समानुपाती पी, यहाँ पे पी सही से लिखा है पी, ठीक है। उसके बाद हमारा जब यहाँ पे देखिएगा, जब हम जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा होगा एम बराबर, उसके बाद हो जाएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो के और पी, और एम हमारा हो गया घुली हुई, ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया घुली हुई गैस की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए जो के है वह क्या है, सामान्य नियतांक या फिर नियतांक, ठीक है, नियतांक। और जो हमारा पी है गैस की मात्रा, ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, गैस की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यह क्या है और यह क्या है, ठीक है। यहाँ पे घुली हुई गैस की, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मात्रा है ना, यहाँ पे ये होगा हमारा दाब, गैस का दाब, ठीक है, वह गलती से लिखा गया है। यहाँ पे एम क्या है भैया, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, यहाँ पे एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, और के है हमारा नियतांक, और पी है हमारा गैस का दाब, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को हेनरी का नियम समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देंगे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद हम देंगे हिमांक में अवनमन, ठीक है। इसको देखने के बाद हम क्या देखेंगे, हिमांक में अवनमन, ठीक है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन को समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि जो किसी विलायक है, जो है, ठीक है, कोई विलायक है, ठीक है, कोई भी A to Z विलायक है, ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, ठीक है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और इसे हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, आप प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये समझ में अभी आपको आ गया होगा, ठीक है। एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, आप जो भी समझे इसको यहाँ पे या फिगर बना, आप समझेंगे कि बार बार एक ही फिगर बनाते हैं, अरे भैया एक ही फिगर से सभी को परिभाषा समझ में आ जाएगा तो क्या करें 50 फिगर बना कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है भैया, समझ लीजिए क्या है, विलायक, ठीक है, विलायक, या फिर आप इसे कह सकते हैं शुद्ध विलायक, एकदम शुद्ध देसी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं किसी शुद्ध विलायक, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं शुद्ध, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर होने वाली, ठीक है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं भैया, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हमको इसलिए याद है क्योंकि हम यहाँ से समझे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे कोई अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है, विलेय पदार्थ को हम क्या करते हैं, पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। देखिए अब देखिए, आप विलायक जानते हैं कि विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अब जो विलायक है, शुद्ध विलायक या फिर विलायक, विलायक में आप जिसे समझ लीजिए ये पूरा जो है भरा हुआ है, ठीक है, ये कोई भरा हुआ है। अब जब इसमें हम कोई और चीज़ मिलाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझा देते हैं सिंपल में, उसके बाद हम आम भाषा में समझाएंगे, ठीक है। ऐसे आप सब कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। बोला है कि किसी शुद्ध विलायक या फिर विलायक में, ठीक है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझिएगा, क्वथनांक में सॉरी विलायक, किसी शुद्ध विलायक या फिर विलायक में, ठीक है, कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, ठीक है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखिए यहाँ से आप इन दोनों से ही आप इसे समझ जाएंगे। अब समझिएगा आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हम समझेंगे इसको, जैसे देखिए
कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी सामान है, एक डब्बा है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें हम भर दिए, ठीक है, उसका नाम रख दिए विलायक, ठीक है, मतलब विलायक जो कि मिल्क के बने होते हैं ना, उसे विलायक। अब नहीं बताएंगे कि विलायक किसे कहते हैं, अब बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। शुद्ध विलायक, कोई शुद्ध विलायक है, ठीक है। अब कोई भरा हुआ है, किसी का पेट भरा हुआ है, उसमें और यदि भरेंगे, जैसे मान लीजिए ये डिब्बा है, ये बॉक्स है, अब उसमें एकदम चौचक चपाचप भरा है, एकदम भरा हुआ है, ये बॉक्स भरा हुआ है, अब उसमें और कुछ कुछ भी चीज़ मिलाएंगे तो बढ़ेगा ना, उसकी जो मान लीजिए कोई ये बॉक्स कितना तक भरा था, यहाँ तक भरा था, ठीक है, यहाँ तक, अब इसमें और भर रहे हैं, कोई किसी भी सामान को भरे तो ये यहाँ तक आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ तो बढ़ रहा है ना, तो यही बोल रहा है कि किसी शुद्ध विलायक या फिर विलायक में ना, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर या फिर उसमें मिलाने पर, घोलने पर या फिर मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, अभी जो क्वथनांक उसमें होने वाली वृद्धि हो रहा है, वृद्धि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, बढ़ने लगा है, तो उसी को हम क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, कोई भी वस्तु है यदि वह भरा हुआ है, उसमें और भर रहे हैं क्या, यानी देखिए कोई भरा हुआ वस्तु है जिसे हम विलायक कहते हैं, शुद्ध विलायक, और उसमें अवाष्पशील विलायक बढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आप 2-3 चीज़ों के जो शब्द है उसे याद रखिए, शुद्ध विलायक है, कोई भी शुद्ध विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि होने लग रहा है, तो उसे हम क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। आप देखिए इसकी जो परिभाषा है, इसे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर कहीं पूछ लिया तो 4 नंबर में पूछ लिया तो 4 नंबर गड़बड़ा जाएगा, तो आप इसे याद रखिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसी एक से बस आपको परिभाषा ही याद होगा, ठीक है, मगर इसके साथ साथ आपको इसके जो फॉर्मूला है उसे याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं वो न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आते हैं। यदि नहीं आएगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी हम बताए हैं, इसी में मोललता की परिभाषा और उसके जो फॉर्मूला है वह आपको नहीं आएगा, तो इसके जो फॉर्मूला है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये सब फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे कि क्वथनांक, ठीक है, हाँ, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद हम लिखेंगे बराबर करके मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक, उसके बाद गुणे लिख देंगे मोललता, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्वथनांक में लिखे हैं, वहाँ पे लिखे हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्या लिखे हैं भैया, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद हम लिखे हैं क्या भैया, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखे हैं भैया, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब गुणे में कर दिए मोलरता, अभी हम बोले ना मोलरता, ठीक है, मोलरता नहीं, मोलरता, रता वाला अलग होता है, अब मोल वाला जो है वह अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये इतना ही फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला इतना ही है, ठीक है। अब कह रहे हैं चल नहीं रहा है, ऐसे कर दिए, इसके जो फॉर्मूला है इतने ही है कि क्वथनांक में उन्नयन और मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे मोलरता, मगर इसको एकदम खींचतान कर बहुत बड़ा किया है। अब कैसे बड़ा किया है आप समझिएगा, जैसे अब इसको जैसे आप देखेंगे कि जैसे लड़कों का बात नहीं होता है, लड़कों का बात एकदम कोडिंग वाला बात होता है, कोडिंग, ठीक है, कोड में बात करते हैं। जैसे हमारे आर्मी जवान होते हैं, वो जैसे हमारा ऑपरेशन मेघदूत चला था, तो वो ऑपरेशन यानी कि उसमें एक कोड भाषा होता है ताकि दूसरा कोई नहीं जान पाए, तो इसी को क्या कहते हैं, जब शॉर्ट में बनाने का प्रयास करता है, शॉर्ट में बनाने का मतलब वो लंबा हो जाता है, ये होता है। अब इसको कैसे करता है देखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि इसका क्या हो गया, कोड भाषा समझिएगा कि डेल्टा टी बी, ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा टी बी बराबर, ठीक है, उसके बाद मोलर उन्नयन स्थान को के बी से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा,
उसके बाद मोललता की अब परिभाषा, अरे सॉरी, इसके अब फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसका होता है W बराबर M गुणे कैपिटल W, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000, यही होते हैं इसके फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको और शुद्ध करेगा, अब इसी में इसको क्या करेगा और शुद्ध करेगा। ले भैया, यहाँ से यहाँ तक लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि भैया इसको और सिंपल बनाना चाहता है। अब कौन लिखेगा क्वथनांक उन्नयन और मोलर उन्नयन स्थिरांक मोलरता, इसको और, ताकि हमको जो न्यूमेरिकल लगाते हैं उसमें आसानी पड़ जाए। अब क्वथनांक, अब जैसे न्यूमेरिकल लगा रहे हैं आप, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और आ गया क्वथनांक में उन्नयन, तो आप लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ऐसे नहीं लिखेंगे डेल्टा टीबी डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए और इसको अभी आप क्या करेगा, अब यहाँ पे कुछ सजावटी कर देगा, लिखेगा डेल्टा टीबी बराबर के बी, ठीक है, और गुणे 1000, ठीक है, 1000 और गुणे W, और उसके बाद हमारा क्या देगा M और गुणे W कैपिटल W, ठीक है। ये हो गया हमारा, और लीजिए अब ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। इसका क्या हो गया भैया फाइनल फार्मूला, क्यों लिखे हैं, सजा दिए हैं। अब यहाँ तक तो हो गया कि हम सब देखिए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि जो हमारे हो गए जो आर्मी में होते हैं वो सब क्या करते हैं भैया, एक कोडिंग भाषा कर देते हैं। तो हमने क्या किया भैया, इसको और सिंपल बना दिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन चला रहा है, ठीक है, कोई ऑपरेशन चला रहा है, आर्मी वार्मी होते हैं, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि क्या करते हैं वो सब, ये सब बहुत ज़्यादा कोड में बात करते हैं। जैसे अब लड़कों में ही देख लीजिए तो बहुत सारे वो सब कोड भाषा में बात करते हैं कि हाँ ऐसे होगा, ताकि किसी को पता नहीं चले। तो अब ये हो गया इसका जो इतना बोलने से अच्छा है कि हम इसको कोड भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोड भाषा बोलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कोड भाषा, तो अब अच्छा नहीं लग रहा है कि और इसको सजा दिया। तो इसको देखिए यहाँ पे खचरा है, यहाँ पे इसे, तो इतना बोलने से अच्छा इसको और सजा दिया। इसको क्या किया, और सजा दिया। यहाँ से इसको क्या किया, पहली बात कोड में डिफाइन किया कि इतना बड़ा अक्षर नहीं बोलने से अच्छा डेल्टा टीबी, और इसको क्या किया और सजा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक, मगर अब यहाँ पे एक कोड भाषा है क्या, इसको तो भी समझना जरूरी है कि ये कोड भाषा है क्या। तो आप समझिएगा ये कोड भाषा है, जैसे हमारा डेल्टा टीबी, आप इसमें कुछ कोड भाषा को जानते हैं, जैसे डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा है, देखिए अब हम इसको लिख नहीं रहे हैं, क्वथनांक चलिए अच्छा लिख ही देते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, ये हो गया उन्नयन। अब दूसरा क्या है भैया, टी बी, ठीक है, अरे सॉरी टी बी नहीं, के बी। अब के बी को आप जन्म कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है भैया, हाँ उसके बाद हमारा है डब्लू, ठीक है, डब्लू, और उसके बाद क्या है एम है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। डब्लू हमारा हो गया विलेय का भार, ठीक है। आप यदि मोललता पढ़े होंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से समझ लीजिए, और क्या। ये हो गया हमारा डब्लू, क्या हो गया सॉरी स्मॉल डब्लू हो गया विलेय का भार, ठीक है। उसके बाद हमारा एम क्या हो गया, एम हो गया हमारा विलेय का अणु भार, ठीक है, अणु भार। अब हमारा बचा यह कैपिटल डब्लू, ये हमारा होता है विलायक का भार, ठीक है। देखिए अब ये जो होता है, आप यहाँ तक समझ गए डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन कोड हो गया, एक बार समझिएगा। अब के भी हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए डब्लू कैपिटल डब्लू और एम, इन सब में कन्फ्यूजन हो जाता है, आप समझिएगा, इसको भी समझाएंगे हम, ठीक है। छोटी छोटी बातों को भी समझना चाहिए। देखिए ये हो गया डब्लू। अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसका काटा करना है, मतलब काटा मतलब क्या कहते हैं, उसको वजन नापना है, ठीक है, उसका भार नापना है कितना है। अब बहुत सारे लोग रहते हैं कि क्या होता है भैया, मूड़ी नीचे और पैर ऊपर कर लेते हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं कि आप जैसे उसका भार नापना है तो उसका क्या करेंगे भैया, जब हम मूड़ी को नीचे करेंगे, ठीक है, मूड़ी को ऐसे नीचे करके जब उसका भार नापेंगे तो क्या होता है भैया, विलेय का भार, समझिएगा, विलेय का भार और विलेय का अणु भार में जब हम जो यानी कि उल्टा, यदि उसको उल्टा कर रहे हैं तो उसका भार कम बताएगा,
हालांकि कम बताता नहीं है। क्यों कम बताएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग उससे खड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विलय का भार, यानी कि इसमें क्या पूछा है, भार। और जैसा ही वह सीधे ही खड़ा होगा, मतलब कि डब्लू को जैसे ही एकदम सीधा किए एम, तो हो जाएगा विलय का आड़ू भार। यानी कि भार और आड़ू भार को एक बस परिभाषा के तौर पर बता रहे हैं कि कैसे आप याद रखेंगे। ये नहीं कि आप लिख ही दे कि उल्टा उल्टा पुल्टा एकदम इसमें का उसमें, ऐसे नहीं। ठीक है, देखिए जब उल्टा होगा तो आप समझिएगा, जब उल्टा है यानी कि क्या होगा, अड़ू भार नहीं होगा, बस भार होगा। ठीक है, उल्टा होगा तो भार, अड़ू भार नहीं भार होगा। जब सीधा होगा तो अड़ू भार होगा। ठीक है, विलय का। अब ये डब्लू है, डब्लू को याद रखिए कि जो एकदम कैपिटल डब्लू है, बड़ा डब्लू है, तो उसे हम कहते हैं विलायक का भार। ठीक है, इसमें विलायक का भार। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे देखिए, आप समझिएगा, यहाँ से परिभाषा न पढ़ के यहाँ देखिए। देखिए, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, कोई भी अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद उसका परिभाषा होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन और बराबर मोलर उन्नयन स्थान गुणे मोललता, मोललता। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या कहिए, कोडिंग भाषा में किए। कोडिंग भाषा में हम क्या किया भैया, कोडिंग भाषा में डेल्टा टीवी बराबर हमारा हो गया केबी, और उसके बाद हो गया एम, सॉरी केबी, उसके बाद डब्लू गुणे 1000, उसके बाद हमारा हो गया एम गुणे एन, सॉरी एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, उसके बाद हम क्या किया और शुद्ध किए, तो हमारा हो गया डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे 1000 गुणे क्या हो गया हमारा यहाँ पे डब्लू। उसके बाद नीचे में हो गया बटा में क्या हो गया भैया, एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सब पूरा। अब इसके बाद हम देखेंगे हिमांक में अवनमन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। इसके पहले हमने क्वथनांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन देख चुके हैं। अब देखेंगे हिमांक में अवनमन। देखिए, इसको समझिएगा, दिया है देखिए, उसमें हम क्या बोले थे कि कोई जैसे बर्तन होगा। ठीक है, कोई बर्तन में यदि हम क्या करते हैं भैया, बर्तन का मान लीजिए उसमें हम विलायक है, विलायक में यदि अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलते हैं तो उसकी मात्रा मतलब बढ़ने लगती है, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है, उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि देखिए, किसी भी विलायक, जो कोई भी विलायक है, यदि उसमें कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ, ठीक है, अवाष्पशील विलय पदार्थ घुलने पर यदि हिमांक में होने वाली कमी, ठीक है, हिमांक में उसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, लेकिन इसमें हिमांक में होने वाली कमी हो जाए, यानी कि हिमांक में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे हम डेल्टा डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं, समझिएगा। उसमें हमने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई बॉक्स हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे इसमें हम क्या बोले थे भैया, देखिए यहाँ पे बोले थे कि ये हो गया यहाँ पे विलायक। ठीक है, यहाँ बोले कि ये हो गया विलायक, विलायक। और इसमें हम क्या कर रहे थे, विलय पदार्थ। ठीक है, विलय पदार्थ कौन सा पदार्थ भैया, तो अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे थे। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे थे। उसमें हम बोले कि यदि विलायक में यदि कोई और एक्स्ट्रा, यदि मतलब क्या होता है भैया, विलायक जो है उसमें यदि और एक्स्ट्रा घुल रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, उसमें वृद्धि हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन देखिए, अब इसके उदाहरण, इसके जो एग्जाम्पल है उसे समझिएगा कि ये बोल रहा है कि किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक में यदि अवाष्पशील विलय पदार्थ घुल रहा है, ठीक है, यदि उसमें हम घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, हिमांक में जो हिमांक है ना, जो यहाँ पे हिमांक है उसमें कमी हो रही है। ठीक है, उसमें कमी हो रही है, तो उससे ही हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब जैसे समझिएगा, उसमें हमने बोले कि जैसे किसी भी सामान भरा है, कोई भी सामान है उसमें भरा हुआ है, और उसमें और सामान भरा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें ये एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें समझिएगा, इसका एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, समझिएगा उदाहरण। जैसे समझ लीजिए कोई विलायक है, वह भरा हुआ है। ठीक है, कोई विलायक है वह भरा हुआ है, यदि अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर भी वह हिमांक में अवनमन हो रहा है, समझिएगा। जैसे किसी के पास पैसा है, ठीक है, किसी के पास क्या है भैया, पैसा है, तो पैसा जो है, यदि उसके पास भरा हुआ पैसा है, ठीक है, एकदम मतलब ढेर पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसे यदि पैसा दीजिए ना तो और कम लगता है उसे, क्योंकि अभी हम, अरे यार इतना पैसा अभी और मिल जाए तो अच्छा रहता है, समझिएगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि जो ये मतलब विलायक है ना, विलायक को समझिएगा एक प्रकार, जो हम पैसा एग्जाम्पल दिए हैं, विलायक यानी कि उसके पास विलायक बहुत सारा विलायक है, मतलब भरा हुआ विलायक है, लेकिन उसमें यदि अवाष्पशील विलय पदार्थ भी घोल रहे हैं ना, तब भी उसमें कमी लगेगा कि अरे यार अभी कमियां है, और मिल जाता तब,
समझिएगा। एग्जाम्पल को यदि आप समझ रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं कि जो भी जिसके पास भी पैसा है यदि उसे पैसा दिया जाए ना तब भी उसमें कमी लगता है। तो हिमांक में अनुमान में भी वही है कि किसी विलायक में यदि अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, ठीक है, किसी अवाष्पशील जो विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर हिमांक में यानी कि हिमांक में होने वाली कमी यानी कि उसमें भी कमी हो तो हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे हम डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। हिमांक अब इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए हम बस इसको इतना तक ही समझाते हैं क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम जो है वह नज़दीक है। तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ लीजिएगा कि हमने एग्जाम्पल में क्या बताया, उससे आप बहुत ही आसानी से समझेंगे यार। इसका जो परिभाषा है उसको आसानी से समझेंगे। अब देखिए यहाँ आप समझिएगा, अब देखेंगे हम इसके जो फॉर्मूला और सूत्र। पहले बार हम क्या लिखते थे भैया कि पहली बात एकदम लंबा कि हमारा मिशन क्या है, ठीक है। हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन बराबर लिखेंगे मोलल। ठीक है, वहां पर हमने जो गलती किया था क्वथनांक उन्नयन में उससे लिखा था मोलर, ठीक है, मोलर नहीं होगा, वहां पे होगा मोलल, ठीक है, मोलर उन्नयन, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक वहां पे यही होगा। अगुड़े में हो जाएगा मोललता, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से ये अलग है। देखिए वहां पे हमने जो गलती किया था आप उसे सुधार लीजिएगा कि मोलर यहाँ पे लिखे थे मोलर, ठीक है, ये नहीं होगा, वहां पे ये होगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं भैया, हिमांक में अवनमन, यहाँ पे लिखे मोलर, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक मिनट गलती से हमने फिर गलत लिख दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा, इसको बस डिलीट करते हैं, यहाँ से गलत लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे होगा मोलर अवनमन, ठीक है, मोलर अवनमन, मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए समझिएगा कि मोलल अवनमन स्थिरांक अलग होता है, ठीक है, इसे हम क्या डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। और जो मोलर अवनमन मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है उसे हम क्या डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, मतलब हाँ टीबी से ही दर्शाते हैं। उसमें हमने बताया हुआ है यहाँ पे अवनमन होगा ना, मोलर अवनमन स्थिरांक, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, उन्नयन और अवनमन, इसे याद रखिएगा। तो हमारा इसे क्या होता है भैया डेल्टा टीएफ, यहाँ पे हो गया डेल्टा टीएफ और बराबर में हो गया मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक को हम क्या कहते हैं भैया कि जो इसे हम के एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, के एफ से दर्शाते हैं, उसे हम के बी से दर्शाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखिए यदि मोलर अवनमन बस लिखिए यहाँ पे अवनमन होगा ना, अवनमन होगा तो यहाँ पे हम के एफ से दर्शाते हैं। यह अलग टॉपिक है, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इसे आप इससे रिलेट नहीं कीजिए। और इसी में देखिए होगा जब उन्नयन होगा, उन्नयन यानी कि समझिएगा यहाँ पे कि जब देखिए जब मोलर अवनमन स्थिरांक होगा तो हमारा होगा के एफ, और जब मोलर उन्नयन, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा तो हमारा होगा क्या लिखे थे के बी, ठीक है, के बी ही शायद था, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, यहाँ पे वही था शायद ना, के बी अवनमन और उन्नयन, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारा यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक के बी, उसके बाद पूरा सारा वही चीज मोलरता में वही था। उसके बाद हमारा हो जाएगा W बराबर कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W और गुणे हमारा हो जाएगा M। अब इसे इधर भी लिख सकते हैं, अब गुणे हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसे हम क्या किए थे सजा कर लिख दिए थे, तो हमारा हो गया के एफ और गुणे W गुणे 1000 W, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ऐसे M गुणे F। अब देखिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के एफ जो है हमारा के एफ और उसके बाद क्या है, और उसके बाद हमारा पहले यह है ना डेल्टा टी एफ। अब पहली बात देखिए यहाँ से समझिएगा टी एफ, देखिए ये हमारा टी एफ जो है क्या है भैया हिमांक में अवनमन है। अब पूरा लिखने पर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए। देखिए हिमांक में अवनमन है, ठीक है, टी एफ, और के एफ क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, सॉरी मोलर अवनमन स्थिरांक, यहाँ पे अवनमन लिख देते हैं, अवनमन, ठीक है, अवनमन
वही होगा। और देखिए डब्ल्यू भी हमने बता चुका है और एम भी बता चुका है और कैपिटल डब्ल्यू भी बता चुका है। यहाँ पे एम जो होगा, ठीक है, और जो डब्ल्यू होगा ये भी बता चुका है और कैपिटल डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे हो जाए यह क्या होता है, विलायक, ठीक है, यह होता है विलायक का भार। और देखिए हमने बताया था कि जब हम उल्टा लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, विलय का भार, ठीक है, विलय का भार। और जब हम सीधा लेंगे तो विलय का अणु भार, ठीक है, अणु भार। देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको बस ऐसे ही बता दिए कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि जो यहाँ पे मोलर जो हमने लिखे मोलर लिखे थे, वहाँ पर मोलर नहीं होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और बताया कि जब मोलर अवनमन स्थिरांक होगा उसे हम के बी के एफ से प्रदर्शित करेंगे। जब यदि मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा, उन्नयन होगा, तो हम के बी से प्रदर्शित करेंगे और अवनमन होगा तो हम के एफ से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे हमने बता चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जितने भी हमने टॉपिक बताया, हिमांक में अनुमान, क्वथनांक में अनुमान और हेनरी का नियम और जितने भी इसमें टॉपिक बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद हम पार्ट 2 भी देंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारा जो विलियन नामक चैप्टर है उसमें हमारा मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, और देखिए राउल का नियम, ये जितने भी टॉपिक है इसको हम पार्ट 2 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।